Hello students, welcome back students. Now come to the poetry section, and as you know we have completed two poems in your first flight book. Now this is the poem 3, chapter 3 in poetry section, and the name of the poem is A Tiger in the Zoo, written by Leslie Norris. Okay students, today we'll discuss about this poem. First discuss about first let us discuss about introduction of the poem. The theme is justified as Norris narrates the awful state of a tiger in a zoo. The theme is justified as Norris, जैसे कि ये थीम जो पोम है, इस पोम की जो थीम जस्टिफाई की गई है वो नॉरिस, इट मीन्स जो इसके पोइट हैं, जो इसके राइटर हैं लेस्ली नॉरिस के द्वारा जस्टिफाई की गई है। और वो क्या नरेट करते हैं? द ओफुल स्टेट ऑफ अ टाइगर इन अ जू। ओफुल स्टूडेंट्स मीन्स characterized by expressing of or causing sorrow of misery. It means बहुत ज़्यादा दुख, एक्सट्रीम सॉरो, एक्सट्रीम पेन, ठीक है, एक्सट्रीम ग्रीफ। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो पोयम है, इस पोयम में लेस्ली नॉरिस ने जो इस पोयम को नरेट किया है, उसमें उन्होंने एक टाइगर, जो टाइगर जू में, जो टाइगर कैप्टिविटी में, जो टाइगर जू में केज में कैद रहता है, जो टाइगर जू में केज में कन्फाइनमेंट रहता है, जिसका कन्फाइन रहता है, उसकी ओफुल स्टेट बताई है। स्टेट मीन्स उसका स्टेट ऑफ माइंड, उसके हालात, उसकी स्थिति बताई है कि वो कितनी ओफुल कंडीशंस में है। ओफुल इट मीन्स कितनी दुख में है, कितने सौरों में है, कितना दर्द और कितना दुख वो फील कर रहा है। इस पोएम के थ्रू लेस्ली नॉरिस ये जस्टिफाई करना चाहते हैं। द पोइट फोकसेस ऑन द टाइगर विच पेसेस इन इट्स स्मॉल सेल। पोइट फोकस करते हैं उस टाइगर पे जो टाइगर जू में रहता है, जो टाइगर जू में केज में कन्फाइंड है, और वो बताते हैं कि वो टाइगर उस छोटे से सेल में, सेल मीन्स छोटे से केज में, उस छोटे से केज में, उस छोटे से सेल में वो टाइगर विच पेसेस, जो छोटे छोटे कदम लेकर चलता है, जो छोटे छोटे स्टेप्स लेकर घूमता रहता है। द टाइगर्स नेचुरल हैबिटेट इज द जंगल एंड इट्स वास्ट लैंड। स्टूडेंट्स, एज यू नो वेरी वेल, जो टाइगर हैं, टाइगर की जो नेचुरल हैबिटेट है, जो उनका नेचुरल स्थान है रहने का, जो उनका नेचुरल लिविंग प्लेस है रहने का, वो जंगल है और वास्ट लैंड्स, और जंगल के आसपास जो वास्ट लैंड्स हैं वो उसके रहने का स्थान है। Its natural instinct to hunt. Instinct it means student an innate typically fixed pattern of behavior in animals. Animals का जो एक फिक्स्ड पैटर्न होता है, एनिमल्स का जो एक फिक्स्ड बिहेवियर होता है, जिसे हम इंस्टिंक्ट बोलते हैं स्टूडेंट्स। जो एनिमल्स एक बिहेवियर, कॉमन बिहेवियर जो इनबॉर्न होता है, जो इनेट होता है, जो उनके अंदर जन्मजात से होता है। जैसे डॉग होता है, डॉग को पेंटिंग करने की बहुत हैबिट होती है, ठीक है, उसे अपनी टेल को हिलाने की बहुत हैबिट होती है, ठीक है। इस तरीके से जो एनिमल्स में एक इनबॉर्न और इनेट जो एक बिहेवियर होता है, जो उनका एक फिक्स्ड बिहेवियर होता है, उससे बोला जाता है उस नेचुरल बिहेवियर को इंस्टिंक्ट। तो इट्स नेचुरल इंस्टिंक्ट इज टू हंट। और जो टाइगर है, टाइगर की जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है, जो उनका नेचुरल व्यवहार है, बिहेवियर है, वो हंट करना है, वो शिकार करना है। But the caged tiger is deprived of expressing his natural instincts and behaviors. बट यहाँ पे नॉरिस इस बात को नरेट करते हैं, इस बात को वो यहाँ पे एक्सप्रेस करते हैं कि जो केज्ड टाइगर है, उस केज टाइगर जो है वो डिप्राइव्ड है। वो डिप्राइव्ड मतलब उससे वंचित है, उससे उसके अधिकारों को उससे छीन लिया गया है कि वो ना तो अपनी नेचुरल इंस्टिंक्ट्स को एक्सप्रेस कर सकता है, और ना ही वो अपनी जो नेचुरल उसके बिहेवियर है उसको एक्सप्रेस कर सकता है, और ना ही वो अपनी जो उसके नेचुरल बिहेवियर, जैसे उसका नेचुरल बिहेवियर हंट करने का है या फिर खुले स्थानों में घूमने का है, वो किसी भी अपने नेचुरल बिहेवियर को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, बिकॉज ही इज कन्फाइंड इन द केज इन द जू। The poem brings out how a tiger in a zoo has to suffer because of insensitivity and selfishness of man. जो पोम है वो ये बताती है कि किस तरीके से जो एक टाइगर है, जो जू में है, जो केज में है, वो सफ़र करता है, वो दुख सहन करता है, वो
पेन सहन करता है डे बाय डे। क्यों? क्योंकि इनसेंसिटिविटी एंड सेल्फिशनेस ऑफ मैन, क्योंकि जो इंसान है, इंसान की सेल्फिशनेस की वजह से, उसकी इनसेंसिटिविटी की वजह से, क्योंकि इंसान ने उसे जू में कैद कर रखा है, उसे एक एग्जीबिशन का पार्ट बना रखा है, लोग आएंगे उसे देखेंगे, देख के उसे खुश होंगे, ठीक है, उसे जू में केज में उसे कन्फाइंड कर रखा है। तो कितने सेल्फिश लोग हैं, उन सेल्फिशनेस की वजह से, उस इंसेंसिटिविटी, उस रिजिडिटी की वजह से लोगों की, जो है यहाँ पे जो लेस्ली नॉरिस हैं वो बताते हैं इस पोएम के थ्रू कि किस तरीके से उस टाइगर को, जो टाइगर उस जू में उस केज में कैद है, कन्फाइंड है, उसे किस तरीके से सफ़र करना पड़ता है। ओके स्टूडेंट्स, the tiger who is in the zoo, he confines in the cage. He can walk in the limited area of the zoo, and because of that, his real personality is also confined. यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको स्टूडेंट क्या कहना चाहते हैं, वो थोड़ा सा और मैं आपको डिफाइन करता हूँ कि जो टाइगर है, जो जू में है, वो कन्फाइन है केज में, और वो एक लिमिटेड एरिया में जू में घूमता है केज में, और जिस वजह से उसकी जो रियल पर्सनालिटी है, जो उसका रियल इंस्टिक्ट बिहेवियर है, वो कन्फाइंड कर दिया गया है। ऑन द अदर हैंड, यहाँ पे इस चैप्टर में ये जो चैप्टर है, आपकी जो पोम है, इस पोम में एक स्टेंजा में जो टाइगर, जो नॉरिस हैं, वो टाइगर जू के टाइगर की बात करेंगे, और एक स्टेंजा में नॉरिस जंगल के टाइगर की बात करेंगे। तो ऑन द अदर हैंड, द टाइगर हु लिव्स इन द ओपन एरिया और फॉरेस्ट, ही इज़ completely free, he can roam anywhere, he lives in natural surroundings, that's why he can express his real personality like outrageousness, like anger, like aggressiveness, okay, एट्सेट्रा। तो इस तरीके से जो दूसरी तरफ अगर हम देखें, जो टाइगर ओपन एरिया में रहता है, जो टाइगर फॉरेस्ट में रहता है, वो पूरी तरीके से कम्प्लीटली फ्री है, और वो अपनी आउटरेजियसनेस, वो अपना एंगर, वो पूरी तरीके से सब चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकता है। ही इज़ कम्प्लीटली फ्री। ओके, दिस कंपैरिजन इज रिप्रेजेंटेड बाय द पोइट एस्थेटिकली एंड ब्यूटीफुली। ये जो कंपैरिजन है, ये टाइगर इन द जू एंड ए टाइगर इन द जंगल और फॉरेस्ट, इस कंपैरिजन को जो पोइट हैं वो इस पोएम के थ्रू बहुत सुंदरता से आपको डिफाइन करते हैं। नाउ लेट अस बिगिन with the chapter. Okay, students, we'll read the stanzas and I'll explain the difficult word meanings, explanation, and then I'll discuss the poetic devices that have been used in this poem. Okay, students. The first stanza is, he stalks in his vivid stripes. Sorry. He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. Yes students, he stalks, पहले देखेंगे stalks का मीनिंग क्या है। फॉलो भी होता है स्टूडेंट, किसी का पीछा करना, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट मीनिंग ये होता है। फॉलो तो नॉर्मली हम किसी को पीछा कर सकते हैं, लेकिन स्टॉक का मीन्स होता है स्ट्राइड समवेयर इन प्राउड, स्टिफ और एंग्री मैनर। इट मीन्स जब हम कहीं चलते हैं या किसी का हम पीछा करते हैं, या हम नॉर्मली भी अपनी जो वॉकिंग स्टाइल है, ठीक है, हम नहीं, मोस्टली ये एनिमल्स के साथ यूज़ होता है टर्म स्टॉक वाला। तो उसमें क्या है कि जैसे कि टाइगर का आपको पता है, टाइगर हमेशा प्राउड में और स्टिफ और एंग्री मैनर में हमेशा अकड़ कर चलता है। अगर मैं इसकी स्टॉक का एक सिंपल मीनिंग दूं तो एक तरीके से शान में अकड़ कर चलना, अपने शान में चलना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं शान में चलना या शान में किसी का पीछा करना। तो ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, ठीक है, तो वो अपने विविड स्ट्राइप्स के साथ, विविड मीन्स हैविंग डीप ब्राइट कलर्स, विविड मीन्स हियर इज पोइट expressing its vivid means it's a bright combination of orange and black. Students, you can see the picture of tiger कि उसके स्किन पर ब्लैक और ऑरेंज कलर के ब्राइट कॉम्बिनेशन की स्ट्राइप्स हैं। स्ट्राइप्स मीन्स जो इसके ऊपर ये धारियां हैं, ठीक है। पैड्स द पाज ऑफ अ टाइगर के पंजे, ठीक है। रेज वायलेंट अनकंट्रोलेबल एंगर, रेज वायलेंट अनकंट्रोलेबल एंगर, इट मीन्स एक ऐसा गुस्सा जो काफ़ी वायलेंट है और जो अनकंट्रोलेबल है, इट मीन्स
एट एक्सट्रीम लेवल ऑफ एंगर, एक्सट्रीम लेवल पे जो एंगर होता है उसको हम बोलते हैं रेज। ओके स्टूडेंट्स, ही टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स इन द फर्स्ट स्टेंजा the poet is expressing about a tiger in the zoo. So he stalks in his vivid stripes, वह अपनी vivid stripes के साथ अकड़ कर चलता है। The few steps of his cage because he is confined in the cage, तो वो अपनी केज में थोड़े से छोटे छोटे स्टेप लेता है क्योंकि वो थोड़े से स्टेप लेता है क्योंकि वो ज़्यादा स्टेप ले ही नहीं सकता। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, यहाँ वेलवेट का मीनिंग देखिए स्टूडेंट्स, वेलवेट क्या होता है? वेलवेट इज़ अ फैब्रिक विच इज़ वेरी सॉफ्ट स्मूथ एंड सिल्की। जैसे कि आपको यहाँ पिक्चर देख सकते हैं नीचे आप स्टूडेंट्स, जो आपके पाँव के बराबर में जो पिक्चर है नीचे, ये आपका एक फैब्रिक होता है, ये आपका कपड़ा होता है जो काफ़ी सॉफ्ट स्मूथ और सिल्की होता है। और यहाँ पे वो इस वेलवेट के थ्रू जो पोइट हैं वो बताना चाह रहे हैं कि वेरी क्वाइट, तो उन बता रहे हैं कि जो टाइगर है यहाँ पे, उस टाइगर के जो पंजे हैं, जो उस टाइगर के पॉज हैं, वो पॉज के नीचे क्या है? वो पॉज के नीचे वेलवेट लगा हुआ है, टाइगर के पॉज के नीचे वेलवेट लगा हुआ है। इसीलिए उन्होंने यहाँ पे क्वाइट लिखा है आगे कि जब उस टाइगर के पंजों के नीचे वेलवेट लगा हुआ है तो वो जो टाइगर है वो जब चलता है तो उसके चलने की स्टेप्स की आवाज़ भी नहीं आती, क्योंकि वो इतने सॉफ्ट है वो वेलवेट कि इस वजह से उसके चलने की आवाज़ भी नहीं आती। इन हिज क्वाइट रेज, और चल, अब देखो वो केज में कैद है तो गुस्सा तो होगा उसके अंदर, क्योंकि उसका जो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है वो तो जंगल में रहना है, हंट करना है और अपनी फ्रोशियसनेस दिखाना है। सो वो अपनी क्वाइट रेज इट मीन्स, क्वाइट मीन्स शांत और रेज मीन्स अनकंट्रोलेबल एंगर। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे पोइट ने बड़ा सुंदर तरीके से आपको डिफाइन किया है, यहाँ पे एक दोनों अपोजिट चीज़ों को बताया है। जब नॉर्मली किसी पर्सन को गुस्सा आता है तो वो अनकंट्रोलेबल हो जाता है और वो शांत तो बिल्कुल रह ही नहीं सकता, वो कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी ज़रूर करता है जो वायलेंट होती है। बट यहाँ पर उन्होंने बोला है कि वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो कन्फाइंड है, इसीलिए वो उसके अंदर गुस्सा तो है लेकिन वो अपने गुस्से को शांत करके, अपने गुस्से को उस अपने गुस्से को अंदर ही अंदर दबा के उसको शांत करके, क्योंकि उसको पता है कि मेरे गुस्सा दिखाने का यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए गुस्से को शांत करके वो अपने शांत कदमों से, अपने वेलवेट पैड से वो छोटे छोटे स्टेप्स ले रहा है केज के अंदर। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। अब यहाँ पे इस सेकंड स्टैंजा में पोइट बात कर रहे हैं जंगल के टाइगर के बारे में। वो कहते हैं कि उसे शैडो में लर्क करना चाहिए, रिमेनिंग हिडन सो एज टू वेट इन एम्ब्यूश, एम्ब्यूश मीन्स फाइट, टू हंट। तो वो कह रहे हैं कि उसे जो जो कन्फाइंड है केज में, उसे शैडो में लर्किंग करना चाहिए, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, इट मीन्स उसे लॉन्ग ग्रास की परछाइयों में, लॉन्ग ग्रास की जो शैडो है उसकी परछाई में छुपना चाहिए और छुपकर नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास। वाटर होल मीन्स जहाँ पे भी कोई वाटर बॉडी है, पॉन्ड है, कोई भी छोटी सी स्ट्रीम जा रही है, ठीक है, तो किसी भी वाटर बॉडी के पास जो घासें हैं, जो लॉन्ग ग्रास है, उसकी शेडो में छुपकर, लर्क मीन्स होता है जैसे हम कह सकते हैं घात लगाना। जब कोई किसी का शिकार करना होता है तो उसके लिए एक पहले से पूरा एक सेटअप किया जाता है, घात लगाई जाती है, प्लान किया जाता है, तो उस सेटअप को उसको कहते हैं यहाँ पर लर्किंग। तो वो कह रहे हैं कि उसे उन जो लॉन्ग ग्रास हैं जो किसी वाटर बॉडी के पास है उसमें उसे छिपकर उसे वेट करना चाहिए, उसकी परछाइयों में, उस लॉन्ग ग्रास की परछाइयों में छुपकर वेट करना चाहिए। और स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास, जहाँ से प्लम इट मीन्स मोटा ताजा, काफ़ी मोटा, जहाँ से वो मोटे मोटे डियर पास होते हैं, जहाँ से वो मोटे मोटे हिरन पास होते हैं, उनका शिकार करने के लिए, उनको हंट करने के लिए उसे किसी भी वाटर बॉडी के पास लॉन्ग ग्रास की शैडो में छिपकर उसका इंतज़ार करना चाहिए, और जब वो आ जाए तो उसको अपना प्रे बना लेना चाहिए, उसको अपना शिकार बना लेना चाहिए। स्टूडेंट्स, यू नो, ये जो डियर होते हैं, डियर इनके जो टाइगर्स होते हैं, डियर टाइगर के फेवरेट प्रे होते हैं, फेवरेट शिकार होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर बता रहे हैं सेकंड स्टैंजा में कि जो एक टाइगर है, टाइगर का जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है, उस नेचुरल इंस्टिंक्ट के अकॉर्डिंग उसे क्या करना चाहिए, और यहाँ पे वो डिफाइन करते हैं एक तरीके से कि जो टाइगर जंगल में रहता है या ओपन लैंड्स में रहता है, वो टाइगर क्या करता है।
ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज। फिर वो जो टाइगर जंगल में है उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन कह क्या रहे हैं, ही शुड बी, ये करना चाहिए जो केज में है। क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये उसका नेचुरल इंस्टिंक्ट है। क्यों? क्योंकि अगर ये टाइगर जंगल में होता तो ये वही करता। ठीक है। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज, उसे हाउसेज जो जंगल के आसपास हाउसेज हैं, ठीक है, जो जंगल के आउटस्कर्ट्स में, जो जंगल के एजिस पे जो हाउसेज हैं, ठीक है, रोड्स पर, एट द जंगल्स एज, तो वो कह रहे हैं स्नार्लिंग मेक्स एन एंग्री वार्निंग साउंड। एंग्री इट मीन्स जो एक दहाड़ होती है, जो एक लाइन की या जो एक टाइगर की दहाड़ होती है, जिस दहाड़ को सुन के लोग बाग डर जाते हैं, जिस दहाड़ से। ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि इसे हाउसेस के आसपास, इसे जंगल के एजिस पे, जंगल के किनारों पर, बाहरी जंगल के बाहरी इलाके पे जहाँ पे हाउसेस हैं उनके आसपास इसे स्नार्लिंग करनी चाहिए, इसे दहाड़ना चाहिए और वार्निंग देनी चाहिए कि हाँ, मैं एक टाइगर हूँ और मैं अब आ रहा हूँ। बैरिंग हिज फीट, सॉरी, wearing his white fangs, his claws, और baring it means exposing, uncovering। bear होता है स्टूडेंट bear आपने सुना होगा bare hands, bare foot, it means जो अनकबर हो, जिसके ऊपर किसी कुछ भी नहीं पहन रखा हो। ठीक है। तो अपने bearing white fangs, fangs it means a large sharp tooth, especially a canine tooth of a डॉग और वुल्फ। तो वो कह रहे हैं कि उसे अपने उस तीखे तीखे कैनाइन, इट मीन्स आप जानते हैं स्टूडेंट्स, बायोलॉजी का टर्म है आपका, जो कैनाइन दांत होते हैं वो शार्प टीथ को हम बोलते हैं कैनाइन। तो उसके जो वाइट फैंग्स हैं, जो कैनाइन टूथ हैं, उसके जो शार्प टूथ हैं और जो उसके क्लॉज हैं, ठीक है, उन क्लॉज से और उन वाइट फैंग से उसे क्या करना चाहिए, उसे जो विलेज है, जो विलेज के किनारों पर, जो जंगल के किनारों पर जो विलेज हैं, जो वहाँ पे लोग रहते हैं, उन लोगों को डराना चाहिए, उन लोगों को टेरराइज करना चाहिए, उन लोगों को एक तरीके से उन लोगों के मन में एक भय पैदा करना चाहिए कि हाँ, मैं टाइगर हूँ और अब मैं आ गया हूँ। बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल। अब देखिए फिर कंपेयर करते हैं, एंड द पोइट इज बैक टू द टाइगर इन अ जू। बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, बट ऐसा कुछ नहीं है, बट वो लॉक है कंक्रीट सेल में। कंक्रीट अ बिल्डिंग मटेरियल made from a mixture of broken stone or gravel, sand, cement, and water, which can be spread or poured into molds and forms a mass resembling stone on hardening। इट मीन्स कंक्रीट, इट मीन्स ये जो आपका स्टोन, ग्रेवल, सैंड, सीमेंट और वाटर, ये बजरी, रेत वगैरह जो मिला के सब, जो आपका जिसमें पानी मिला के जो आपका मोल्ड किया जाता है, जो सांचों में ढाला जाता है, और जब ये सब मिला के इसको बनाया जाता है तो वो एक स्टोन की तरह हार्ड बन जाता है, स्टोन की तरह एक हार्ड मटेरियल बन जाता है। और स्टोन की तरह हार्ड मटेरियल का बना हुआ क्या है यहाँ पे आपका केज। ठीक है, जैसे सेल बोला गया है। तो बोला है कि बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, परंतु वो तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग, एक स्टोन की तरह बने स्ट्रॉन्ग सेल में वो तो कैद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और उसकी जो शक्ति है, जो उसकी स्ट्रेंथ है, जो उसकी ट्रू पर्सनालिटी है, जो उसकी ट्रू फ्रेशियस, सॉरी, जो ट्रू उसका एग्रेसिवनेस है, जो जो उसकी ट्रू पर्सनैलिटी है, वो तो बार्स के पीछे, वो तो इन सलाखों के पीछे, सेल की, वो उसके पीछे छिप गई है। स्टाकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स, और अब वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ही इज़ कन्फाइंड। इसीलिए वो जितनी लेंथ उस केज की है, जितनी भी लेंथ है उस केज की, जितना वो फ्यू स्टेप्स ले सकता है उस केज के अंदर, उतने वो फ्यू स्टेप्स लेकर, वो उसकी लेंथ जितनी है उसके अकॉर्डिंग वो फ्यू स्टेप्स लेकर, और वो विजिटर्स को इग्नोर करता हुआ वो उसमें ही चलता रहता है, उसमें ही अपने छोटे छोटे थोड़े थोड़े स्टेप्स लेता रहता है। विजिटर्स को क्यों इग्नोर करता है यहाँ पे स्टूडेंट? विजिटर्स को इग्नोर करने का मीन्स ये है कि विजिटर्स उसे देखने आते हैं, लेकिन उसको पता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, वो कितने दुख से सफ़र कर रहा है, तो वो विजिटर्स को देखना नहीं चाहता। बिकॉज विजिटर्स को अगर वो देखेगा तो उसे और ज़्यादा दुख होगा, वो अंदर से वैसे ही परेशान है क्योंकि उसे कन्फाइंड कर रखा है, इसीलिए वो विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है। ही हियर्स द वॉइस, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। फिर यहाँ पे टाइगर जो जू में उसकी बात हो रही है कि वह रात में
लास्ट आवाज़ सुनता है, लास्ट वॉइस सुनता है। किसकी आवाज़ सुनता है? द पेट्रोलिंग कार्स। स्टूडेंट्स, पेट्रोलिंग वर्ड आपने न्यू नहीं होगा, आपने सुना होगा। पुलिस भी हमारी जो पुलिस है वही पेट्रोलिंग करती है। पेट्रोलिंग इट मीन्स कीपिंग वॉच ओवर एन एरिया बाय रेगुलरली वॉकिंग और ट्रैवलिंग अराउंड इट। इट मीन्स एक पुलिस की गाड़ी आती है और वो पेट्रोलिंग करके जाती है, वो देख के जाती है कि सब, मतलब एक तरीके से ऑब्जर्व करके जाती है कि सब कुछ सही से चल रहा है, कोई परेशानी तो नहीं है, कहीं पे कोई मिस हैपनिंग तो नहीं हुई। वो पूरी तरीके से अपने एक राउंड लगा के जाती है, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं पेट्रोलिंग। ओके स्टूडेंट्स, मोस्टली ऐसा जब होता है जब कोई पुलिस जब करती है, जब कोई रॉइट हो जाए, जब कोई दंगा हो जाए, इस टाइप से जब कुछ चीज़ हो जाती हैं तो उस टाइम पे पेट्रोलिंग बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर वो रात में पेट्रोलिंग कार्स की लास्ट वॉइस को सुनता है एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। और वो अपनी ब्रिलियंट आइज से, ब्रिलियंट आइज इट मीन्स ब्राइट आइज, शाइनिंग आइज, तो वो अपनी ब्राइट आइज से उन ब्राइट स्टार्स को चमकते हुए देखता है, उन सुंदर शानदार चमकते हुए तारों को आसमान में देखता रहता है और अपने कानों से उन पेट्रोलिंग कार्स की लास्ट वॉइस को वो सुनता है। स्टूडेंट्स, पेट्रोलिंग वैसे पुलिस करती है, लेकिन यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि जो वहाँ का जो ज़ू है, ज़ू का जो ऑफिशियल डिपार्टमेंट है, जो ज़ू का ऑफिशियल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, वो भी हो सकता है कि वो भी आसपास रात के समय पेट्रोलिंग करता हो, कि देखने के लिए कि कहीं कोई मिसहैपनिंग तो नहीं हुई। तो इस तरीके से वो रात की लास्ट वॉइस सुनता है पेट्रोलिंग कार्स की, और अपनी चमकदार ब्राइट आंखों से वो ब्राइट स्टार्स की तरफ देखता रहता है। ओके स्टूडेंट्स, द पोम इज एंड the explanation of poem is finished. Now come to the now come to the rhyming scheme and poetic devices. As I told you earlier, after the explanation I'll tell you about the rhyming scheme and the poetic devices which have been used in the poem. Stalks in his vivid stripes. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको पूरी पोम में, एक तो शुरू के स्टार्टिंग 3 स्टेंजाज में और लास्ट का 5th स्टेंजा में आपको एक सेम राइम स्कीम देखने को मिलेगी, ABCB। Listen carefully, starting 3 stanzas and the last 1 stanza, 5th stanza. 4th stanza में राइमिंग स्कीम चेंज हो जाती है, I'll tell you later. तो स्ट्राइप्स A, cage B, quite C, and cage and rage rhyming, so B. So the rhyming scheme is ABCB. Okay students, देखते हैं और स्टेंजास की राइमिंग स्कीम भी हैंड टू हैंड कवर अप कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे शैडो A, ग्रास B, होल C एंड पास B, ग्रास एंड पास राइमिंग, सो ABCB। यस। थर्ड स्टेंजा, हाउसेज A, एज B, क्लॉज C, एज एंड विलेज, सो यहाँ पे आपका B, ABCB। यस स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए, यहाँ आपको चेंज मिलेगी, सेल A, बार्स B, केज C एंड विजिटर्स। विजिटर्स यहाँ पे किसी से राइम नहीं कर रहा है, डिफरेंट राइम है बिल्कुल, सो D, क्योंकि यहाँ पे चारों ही डिफरेंट हैं, सो ABCD। यहाँ पे 4th स्टेंजा की राइम में बनती है आपकी ABCD। अगेन 5th स्टेंजा, नाइट A, कार्स B, I C एंड स्टार्स राइमिंग विद द कार्स, सो B, so ABCB. So students, what I said, starting 3 stanza ABCB and the 5th stanza ABCB and 4th one stanza is ABCD. Now come to the poetic devices. First students, यहाँ पे फर्स्ट पोएटिक डिवाइस आपको देखने को मिलेगा पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन स्टूडेंट आप जानते हैं, जब किसी इनह्यूमन, जब किसी एक ऐसा इनह्यूमन जो इंसान ह्यूमन नहीं है, उस जो लिविंग, मोस्टली पर्सन क्या करते हैं, मोस्टली लोग ये समझते हैं कि पर्सोनिफिकेशन से मतलब लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग का है। लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग से मतलब नहीं है स्टूडेंट्स, इट मीन्स है यहाँ पे पर्सन, इट मीन्स जो पर्सन नहीं है, अगर आप उसको पर्सन शो कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। ओके, सो यहाँ पे आप देखिएगा जो टाइगर है, टाइगर आपका एक पर्सन नहीं है, वो एक एनिमल है, ठीक है। इसके लिए नॉर्मली हम इट यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो
एनिमल है जो एक टाइगर है उसे एक पर्सन के रूप में देखा गया है, उसे एक पर्सन बना दिया गया है और उसके लिए ही यूज़ किया गया है, उसे पर्सोनिफाई कर दिया गया है। सो दैट इज़ वाई हेयर ही जो है, ही को हम यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन कहेंगे और ही के थ्रू हम जान पाएंगे कि यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन आपका पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है। ओके, हिज भी आपका ये शो कर रहा है कि पर्सोनिफिकेशन है। ओके, क्योंकि यहाँ पे एनिमल को एक पर्सन की तरह रेफर किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, yes, next is enjambment. Enjambment students, as I told you in the last videos of the poem, ठीक है, उसमें मैंने बताया था when the same sentence is running in into the next line, जब सेम विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क, जब बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के सेम सेंटेंस नेक्स्ट लाइन में रन कर जाए तो वहाँ पे हमारा एंजम्मेंट होता है। देखिए जैसे स्ट्राइप्स के बाद यहाँ पे कोई पंक्चुएशन मार्क यूज़ नहीं हो रखा और सेम लाइन नेक्स्ट, सॉरी, सेम सेंटेंस नेक्स्ट लाइन में रन हो गया है आपका, स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, सो हेयर इज एंजम्मेंट। नेक्स्ट इज इमेजरी। स्टूडेंट्स, इमेजरी आपके लिए न्यू है, कुछ नहीं है इमेजरी। इमेजरी का मीन्स है कि जब कोई पोम ऐसी हो कि जिसमें आप उस चीज़ को इमेजिन कर सको। जब आप इस पोम को बेटा जब आप ध्यान से सुनोगे तो आपके जो माइंड है उसमें एक इमेजिनेशन बनती जाएगी कि हाँ, एक आप भी कभी जू गए होगे तो उसकी इमेजिनेशन बन जाएगी कि एक टाइगर है जो जू में कैद है, इस तरीके से वो इस तरीके से चल रहा है, एक टाइगर है जो जंगल में है वो उस तरीके से दहाड़ रहा है। आपके माइंड में अपनी आप इमेजिनेशन बनती जाएगी जब आप इस पोएम को पढ़ोगे। तो यहाँ पे जब आप अपने माइंड में इमेजिन कर सको उन सीन्स को, जिन सीन को जो आपका पोइट जो नरेट कर रहा है, तो उसे हम बोलते हैं वहाँ पे इमेजरी। तो यहाँ पे आपको इमेजरी देखने को मिलेगी। देन द नेक्स्ट इज ऑक्सीमोरोन। तो स्टूडेंट्स, ऑक्सीमोरोन मैंने आपको थोड़ा सा हिंट आपका पहले ही दे दिया था कि यहाँ पे पोइट ने पहले ही दो अपोजिट चीज़ों की बात की है, दो अपोजिट बिहेवियर्स की बात की है। ठीक है, एक तरफ तो वो कहते हैं रेज, अनकंट्रोलेबल एंगर एंड एक्सट्रीम एंगर, और एक तरफ वो कहते हैं क्वाइट, शांत। मतलब एक तरफ तो गुस्से की बात करते हैं एक्सट्रीम, और एक तरफ वो शांत की बात करते हैं कि शांत गुस्सा। तो शांत और गुस्सा दोनों बेटा स्टूडेंट्स दोनों अपोजिट थिंग हो गई, दोनों आपकी बिल्कुल अपोजिट थिंग होगी एक दूसरे से। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग होगी दोनों एक दूसरे से। तो जहाँ पे कहीं भी आपका एक पोएटिक डिवाइस होता है ऑक्सीमोरॉन, जहाँ पे कहीं भी दो आसपास एक मतलब दो आसपास वर्ड यूज़ हो जाएं, या फिर कोई नाउन और उसको एडजेक्टिव ऐसा हो जो उसके अपोजिट हो, जैसे कि रेज का अपोजिट एडजेक्टिव यहाँ पे क्वाइट है, तो वहाँ पर आपका ऑक्सीमोरॉन, यहाँ पे आपका ऑक्सीमोरॉन पोएटिक डिवाइस होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल और दूं, जैसे मैं कहूँ ही इज़ सीरियसली फनी, ही इज़ सीरियसली फनी। हम कहना तो ये चाहते हैं यहाँ पे सीरियसली से कि वह सच में ही, वास्तव में ही, गंभीरता से ही वो फ़नी है, रियल में वो फ़नी है। बट सीरियसली का सेंस तो आपका गंभीर भी आता है, ठीक है, जो सीरियस है, ठीक है, और वो फ़नी भी है, दोनों अपोजिट बात हो गई। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे भी हमारा ऑक्सीमोरॉन है। तो इस तरीके से जब दो वर्ड आसपास बिल्कुल अपोजिट नेचर डिफाइन करें तो वहाँ पे हमारा ऑक्सीमोरॉन हो जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे इनडायरेक्टली मेटाफर भी है। मेटाफर क्या होता है? जब किसी का कंपेयर किसी से किया जाता है विदाउट एज सो लाइक। सिमिल क्या होता है? सिमिल में तो एज सो लाइक से होता है, जैसे लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम, तो ये हो गया सिमिल। अगर मैं कहूँ लाइफ इज़ अ ड्रीम, तो ये मैंने लाइक हटा दिया, लेकिन मैं कहना तो ये चाहता हूँ कि लाइफ एक ड्रीम है, तो कंपैरिजन तो मैं फ्री बना रहा हूँ, तो यहाँ पे हो गया फिर मेटाफर। तो बिना एसो लाइक के जो होता है वो मेटाफर होता है, और यहाँ पे एक तरीके से इनडायरेक्टली मेटाफर आपको दिया हुआ है, जैसे सॉफ्टनेस ऑफ द टाइगर्स पॉज इज कंपेयर टू द सॉफ्टनेस ऑफ वेलवेट फैब्रिक, दिस इनडायरेक्ट कंपैरिजन इज कॉल्ड अ मेटाफर। ये इनडायरेक्ट जो कंपैरिजन है, ये इनडायरेक्ट कंपैरिजन आपका मेटाफर शो करता है। क्या कंपैरिजन है? कि टाइगर के पॉज को कंपेयर किया गया है वेलवेट की सॉफ्टनेस से। जैसे वेलवेट सॉफ्ट होता है, उस तरीके से यहाँ पे टाइगर के पॉज को सॉफ्ट बताया गया है। तो दिस इज इनडायरेक्टली मेटाफर। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एलिट्रेशन भी देखने को मिलेगा, जैसे प्लम्प डियर पास। ओके स्टूडेंट्स, वैसे तो नॉर्मली जो मोस्टली वैसे तो आपका जो एलिट्रेशन होता है वो क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स में होता है, बट अगर बीच में एक वर्ड का गैप आ रहा हो तो एक वर्ड के गैप पे भी एलिट्रेशन मान लिया जाता है। मोस्टली आपका जो होता है वो क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स में होता है, लेकिन अगर बीच में एक वर्ड का स्पेस हो तो वो यहाँ पे हम एलिट्रेशन को मान लेते हैं। कुछ जगह इस चीज़ को डिफाइन किया गया है। सो यहाँ पे आपका लिटरेशन देखने को भी मिलेगा आपको स्टूडेंट्स, ठीक है। और अनदर पोएटिक डिवाइस इज ऑनमाटपिया।
ऑनमाटोपिया स्टूडेंट्स होता है जहाँ पे आपका कोई साउंड के बारे में बात की हुई, जब कोई पोइट साउंड को आपको डिफाइन करे, कोई साउंड आपको बताए, किसी भी चीज़ का साउंड, किसी एनिमल का साउंड, किसी रिंगिंग का साउंड, किसी भी चीज़ का साउंड आपको डिफाइन करे, तो वहाँ पे उस साउंड वर्ड, जब भी कोई साउंडिंग वर्ड आ जाए तो समझ लो वहाँ पे ऑनमाटोपिया आ गया। जैसे स्नार्लिंग, ये साउंड वर्ड है, दहाड़ना, तो यहाँ पे आपका ऑनमाटोपिया भी है। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे आप देखिएगा इमेजरी भी है आपकी। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे ही हियर्स, ये आपका दूसरा स्टेंजा आ गया। ही हियर्स, दोनों एच से स्टार्ट हैं, दोनों सेम साउंड से स्टार्ट हैं, है। तो यहाँ पे आपका लिटरेशन है, इमेजरी है। और बाकी स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊँ, आपके 3 पोइटिक डिवाइसेस इस पोम में प्रोमिनेंट है जो आपको एवरी स्टेंजा में देखने को मिलेंगे। एक तो आपका पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि एवरी स्टेंजा में आपको ही और हिज देखने को मिलेगा। एक आपका एंजेममेंट, यहाँ पे भी आपको एंजेममेंट देखने को मिल रहा है कि हर जगह, हर स्टेंजा में आपको देखने को मिलेगा कि सेम सेंटेंस रनिंग कर रहा होगा नेक्स्ट लाइन में। एक आपको इमेजरी, क्योंकि हर जगह इमेजिनेशन होगी। तो आपके ये 3 पोएटिक डिवाइसेस प्रोमिनेंट है जो आपको एवरी स्टेंजा में देखने को मिलेंगे। अब कहीं कहीं आपको स्टूडेंट्स एलिट्रेशन भी मिलेगा देखने को, ठीक है। तो एलिट्रेशन के बारे में आप जानते हो, एलिट्रेशन आप खुद भी फाइंड आउट कर सकते हो, मैं एवरी स्टेंजा में नहीं बताऊंगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। और देखते हैं कहीं और भी हो सकते हैं एलिट्रेशन। देखिए यहाँ भी आपको देखने को मिल सकता है, मिलेगा कंक्रीट सेल। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप सोचोगे कि सर कंक्रीट, यहाँ पे क साउंड आ रहा है, यहाँ पे स साउंड आ रहा है, बट ध्यान दीजिए एलिट्रेशन सिर्फ साउंड बेस्ड नहीं होता। एलिट्रेशन आपका दोनों ही चीज़ों पे बेस्ड करता है। या तो आपके जो वर्ड्स हैं क्लोजली कनेक्टेड, उन वर्ड्स का फर्स्ट लेटर सेम हो, या फर्स्ट लेटर सेम ना हो तो दोनों का साउंड सेम हो, ठीक है। तो फर्स्ट लेटर सेम होने पे भी हो सकता है और साउंड सेम होने पर भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे का और सा साउंड आ रहा है तो ये अलिट्रेशन नहीं है, बिकॉज आपका सी इसमें भी है, सी उसमें भी है, तो ऑन द बिहाफ ऑफ द लेटर्स दैट इज अलिट्रेशन। ओके स्टूडेंट्स, आपको बाकी कई जगह और देखने को मिलेगा, आप अपने आप फाइंड आउट कर सकते हैं अलिट्रेशन। देखिए और भी हैं, जैसे यहाँ पे ये आपको नीचे देखने को मिलेगा बिहाइंड बार्स, बीबी बाबा। तो इस टाइप से आपके लिटरेशन आपको 1-2 जगह और देख सकते हैं जहाँ भी आपको लगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से आपका ये इसमें पोएटिक डिवाइसेस हैं जो मोस्टली यूज़ हुए हैं, जैसे पर्सोनिफिकेशन, एंजायमेंट, इमेजरी, ऑक्सीमोरॉन, ऑनमाटोपिया, और जो भी हैं अभी हमने पढ़े हैं, मेटाफर, alliteration. Okay students, now come to the message. The message conveyed through the poem is that we should value the freedom of wild animals. Students, वैसे भी आपको पता है कि हमारी जो पोम होती हैं, पोम का एक डीप मैसेज होता है, एक हिडन मैसेज होता है, ठीक है। यहाँ तो फिर भी काफ़ी हद तक डायरेक्ट मैसेज दे रहा है पोइट कि द मैसेज कन्वेड थ्रू द पोएम इज़ दैट वी शुड वैल्यू द फ्रीडम ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। हमें वाइल्ड एनिमल्स की जो फ्रीडम है उसको वैल्यू देनी चाहिए, ठीक है। हमें वाइल्ड एनिमल्स जो उनकी एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है, जो उनका एक नेचुरल बिहेवियर है, उसके अकॉर्डिंग ही उनको रखना चाहिए, उनको वैल्यू देनी चाहिए, उनकी फ्रीडम को वैल्यू देनी चाहिए। नो एनिमल कैन बी हैप्पी इन कैप्टिविटी। कोई भी एनिमल कैद में या कैप्टिविटी में खुश नहीं रह सकता। कोई भी एनिमल कैप्टिविटी में, कैप्टिविटी इट मीन्स इम्प्रिजनमेंट, कन्फाइनमेंट, कोई भी एनिमल अपनी आपको कैद करके खुश नहीं रह सकता। स्टूडेंट्स, नाउ अ डेज in this crucial condition you can this situation you can relate to the situation that is now going on nowadays. आप भी देख रहे हो कि आप मोस्टली आप जोक्स वगैरह पढ़ते हो व्हाट्सएप पे, और आपको कहीं पढ़ा भी होगा कि बड़ा शौक था इंसानों को कि जानवरों को कैद करने का पिंजड़ों में। अब जब खुद कैद हो गए हैं अपने घरों में ही, तो कैसे महसूस हो रहा है ये आपको अब पता चल रहा होगा कि जानवरों को उस टाइम कैसे महसूस होता होगा जब उन्हें हम पिंजड़ों में कैद रखा करते थे। तो वही वाली बात है, आजकल हम खुद फील कर रहे हैं कि जब हम आजकल खुद एक अपने घर में ब्लॉक होकर रह गए हैं, अपने घर में खुद हम कैद होकर रह गए हैं, हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, बहुत ही लिमिटेड हमारे पास ऑप्शन है बाहर निकलने की। तो जब भी हम अपने आप को इतना कन्फाइंड फील कर रहे हैं, इतना इम्प्रीजेंट फील कर रहे हैं जैसे हमें किसी जेल में डाल दिया गया हो, ठीक है। बल्कि ऑन द अदर हैंड यहाँ तो जो आपके एनिमल्स को तो टोटली कम्प्लीटली उस केज में, उस पिंजड़े में कैद रहना रहता है, पूरे टाइम कैद रहना पड़ता है। तो आप उस दुख को, उस उनके जो वो पेन को आप फील कर सकते हैं इस टाइम, जो पेन, जो दुख जो एनिमल्स फील करते हैं जब वो कैप्टिविटी में होते हैं।
द केज टाइगर हैज़ अ लिटिल स्पेस टू मूव अबाउट। जो केज टाइगर है, जो टाइगर केज में है, एक्चुअली तो यहाँ पे स्टूडेंट्स बात भी तो टाइगर की गई है। एक बार को हम थोड़ा सा अगर डॉग के बारे में सोचते, काऊ के बारे में सोचते, तो उनको वो एक पेट एनिमल है, उनको थोड़ा बहुत हैबिट होता है कैप्टिविटी में रहने का, ठीक है, कंप्लीटली कैप्टिविटी नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत कैप्टिविटी वो बेयर कर लेते हैं। लेकिन टाइगर जो है, टाइगर की तो नेचुरल इंस्टिंक्ट ही ऐसी नहीं है कि वो कैप्टिविटी में रहे। उसको तो शान से चलने की, दहाड़ने की और अपने आप को, अपना एंगर दिखाने की सबसे ज़्यादा हैबिट होती है। सो जो टाइगर है उसके पास बहुत ही कम स्पेस है मूव करने के लिए, चलने के लिए, एंड नेचुरली ही इज़ सैड, और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा उदास है। द केज टाइगर वी आर टोल्ड इज़ अनहैप्पी एंड सीम्स टू लॉन्च फॉर हिज फ्रीडम टू मूव अबाउट एंड किल हिज प्रे एंड विल। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे कहने का मीन्स है कि जो केज टाइगर है, जैसा कि हमने बताया कि वो अनहैप्पी है और वो अपनी फ्रीडम के लिए लॉन्च मीन्स वो अपनी फ्रीडम के लिए तरस रहा है, परेशान हो रहा है। टू मूव अबाउट, वो इधर से उधर मूव करने के लिए वो परेशान हो रहा है। अपने प्रे को, जो उसका नेचुरल इंस्टिंक्ट है हंट करना, उसको किल करने के लिए वो परेशान हो रहा है। एंड विल मतलब जो भी उसकी इच्छा है, जो भी वो करना चाहता है, जो भी उसकी एक इच्छा है, उसको वो उस विश को पूरी करने के लिए वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है। इसीलिए वो सैड है, अनहैप्पी है, वो सफ़र कर रहा है, ठीक है। Killing some animal for him is not a game but a necessity for survival। अब आप कहो कि भाई किसी को मारना तो अच्छी बात नहीं है, किसी को किल करना, बट आप ये देखिए फिर वही वाली बात है कि उसका नेचुरल बिहेवियर है। किसी एनिमल को किल करना टाइगर का कोई गेम नहीं है, गेम के लिए नहीं करता वो, बट अ नेसेसिटी फॉर सर्वाइवल। पर हम तो अपनी सर्वाइवल की नेसेसिटी के लिए, अपनी पेट के लिए, अपने स्टमक के लिए, अपने खाने के लिए वो ऐसा करता है। बिकॉज टाइगर जो है वो आपको पता है वो ऐसे ही प्रे करके और जानवरों को और एनिमल्स को खाते हैं। तो वो अपनी सर्वाइवल के लिए ये सब कुछ कर रहा है, कोई गेम के लिए या कोई अपने शौक के लिए, हॉबी के लिए वो ये सब चीज़ नहीं करता। तो इट इज़ द नेचुरल इंस्टिंक्ट और नेचुरल इनबॉर्न और इनेट इनेट नेचर है, इनेट बिहेवियर है टाइगर का। स्टूडेंट्स, तो आप इस चीज़ को फील कर सकते हैं, अपने आप से रिलेट करके देखिए कि जैसे हमें ह्यूमन है, हम ह्यूमन का नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि अब हमारी नेचुरल इंस्टिंक्ट ये है, हमारा एक नेचुरल बिहेवियर ये है कि हम डेली बाहर जाके हम अपनी लाइवलीहुड के लिए अर्न करते हैं। स्टूडेंट्स का नेचुरल इंस्टिंक्ट ये है कि उनको पढ़ना होता है, बाहर जाकर वो पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, ट्यूशन्स जाते हैं, ठीक है। तो अब हम लोगों को इस चीज़ से हमें कैद कर दिया गया है, उस चीज़ से हमें घर में ही बंद कर दिया गया है, और वो चीज़ें हमें नहीं करने दी जा रही हैं, कंडीशंस ऐसी बन गई हैं इस टाइम। तो हमें देखो कितना बुरा फील होता है, हम घर पे कितना एक तरीके से सफ़र कर रहे हैं इस चीज़ से। हमें कभी कभी तो बहुत बोरिंगनेस फील होती है, कभी और कुछ लोग तो इस वजह से डिप्रेशन में भी चले गए हैं, न्यूज़ जो थ्रू मैंने पढ़ा न्यूज़पेपर्स में। तो ये सब चीज़ें हैं कि अगर जो किसी भी पर्सन का, किसी भी एक ह्यूमन बीइंग का, किसी भी एक लिविंग बीइंग का अगर कोई नेचुरल इंस्टिंक्ट है, एक नेचुरल बिहेवियर है, अगर उस नेचुरल बिहेवियर को उससे छीन लिया जाए और उसको कैद कर दिया जाए, और उसे एक उसके जो नेचुरल बिहेवियर है वो उस नेचुरल बिहेवियर को ही फॉलो ना कर पाए, ठीक है, उसको ही वो ना फॉलो कर पाए, तो उसको कैसे सफ़र करे, कैसे सफ़र करता है, उसे कितना दुख होता है, कितना उसे फील होता है। इस चीज़ को आप स्टूडेंट्स इस टाइम जो कंडीशंस चल रही हैं उससे आप रिलेट करोगे तो उस दर्द को आप आसानी से, उस पेन को आप समझ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द मैसेज इज completed. Thank you. Okay students, if you have any comment, if you have any क्वेश्चन, एनी क्वेरी, एंड इफ़ यू हैव एनी सजेशंस ऑल्सो, अगर आपको लगता है कि आपको कुछ सजेशंस देने चाहिए तो यू आर मोस्ट वेलकम। सो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, एंड यू कैन ऑल्सो ड्रॉप अ मैसेज ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।